Hello student, welcome you all in Stuti Academy. So today we are going to discuss the chapter 2 biological classification of class 11. So let's start our chapter today. So biological classification is the scientific procedure to classify the organism into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि कैसे हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की थी अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर. ओके तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे क्या है, ये भी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. वी हैव सम क्लासिफिकेशन हिस्ट्री. ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके लिए बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारे काम किए, जिसमें सबसे पहला नाम एरिस्टोटल का आता है. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए, यानी कि जिनको हम आसानी से देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स को. तो इन्होंने 3 ग्रुप में प्लांट को डिवाइड किया. फर्स्ट था ट्रीज, second shrubs, and the third one is herbs. He also divided animals into 2 groups, those who possess red blood and those who did not. इन्होंने एनिमल को भी अकॉर्डिंग टू द रेड ब्लड डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में. जिनमें रेड ब्लड अवेलेबल थे उनके अलग ग्रुप इन्होंने बनाए, और जिसमें रेड ब्लड सेल अवेलेबल नहीं थे उनके ग्रुप इन्होंने अलग डिवाइड किए. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकली क्लासिफाई किया, तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया. फर्स्ट वन प्लांट्स एंड अनदर वन एनिमल्स. मॉर्फोलॉजिकली भी आप इजिली प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो पहला इनका ग्रुप था प्लांट. अगेन प्लांट को अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फीचर, अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज, इट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके एंड एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया. फर्स्ट वन कॉल्ड anemia and another one anemia. A that meant absent. वैसे एनिमल जिनमें आरबीसी सेल जो थी, रेड ब्लड सेल से जो एब्सेंट थी, दे कॉल्ड एज एनीमिया. और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनिमल सेल में आरबीसी और रेड ब्लड सेल अवेलेबल थे, दे कॉल्ड एनीमिया. One another scientist, his name was Carolus Linnaeus. You already know about the name of Carolus Linnaeus in chapter first also. He also classified the taxonomical category. He also classified living world into 2 kingdom, the Plantae and Animalia. Carolus Linnaeus ने living world को 2 kingdom में classify किया था, the Plantae and Animalia. This system was used till very recently, और आज तक ये जो division system है वो आज तक continue use किया जाता है. This system does not distinguish between eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic and non-photosynthetic also. But इसका drawback क्या था? ये जो 2 kingdom classification है, Plantae and Animalia, इसमें एनिमल को तो प्लांट और एनिमल के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, बट दिस क्लासिफिकेशन इज अनेबल टू टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक. व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? आपको पता ही है कि प्रो दैट मीन फर्स्ट. वैसे भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल थे जिनमें अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुआ था. कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो चुका था. एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक है और फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है. तो इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया था. तो ये जो क्लासिफिकेशन की एक ड्रॉबैक थी, जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया था बायोलॉजिकली, ये एक इसकी ड्रॉबैक रही. सो द मोस्ट एक्सेप्टेबल classification is 5 kingdom classification. The scientist Robert Harding Whittaker, he gave the 5 kingdom classification. 5 kingdom classification जो है ये इन्हीं साइंटिस्ट हार्डिंग विटकर ने भी ही दिया था, जिसे हम आर.एच. विटकर के नाम से भी जानते हैं, और इसको विटकर क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. He divided all the living organism biologically into 5 kingdom. First one is the Monera, Protista, then fungi, plants and animals. So it is called the 5 kingdom classification. मोनेरा में किसको रखा गया? तो प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेसाइड मोबाइल और नॉन मोबाइल एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में रखा गया. प्रोटिस्ट में यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो, दे हैव द फोटोसिंथेसाइज, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैबिट्स, उनको प्रोटिस्ट में रखा गया. फंजाई में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर को रखा गया और नॉन मोटाइल और सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को रखा गया.
प्लांटी में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेसाइज, नॉन मोटाइल, हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको इस ग्रुप में डिवाइड किया गया। और एनिमल्स में ऑल यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और मोटाइल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे ऑल हैव, इनको सब एक ग्रुप में रखा गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द व्हिटकर। So let's discuss little more about the 5 kingdom classification. R.H. Whitaker proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. 5 kingdom classification जो R.H. Whitaker ने दिया था, उनमें biological classification को 5 kingdom में सबसे पहले divide कर दिया गया. First one is the Monera, second one is the Protista, third one is the Fungi, fourth one is the Plantae and fifth one is the Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, thalamus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. उन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया, जो कंडीशन यूज किए, जिसके थ्रू उन्होंने इन किंगडम्स को डिवाइड किया, तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी को देखा कि अगर सेल स्ट्रक्चर सिमिलर है तो दे ऑल बिकेम टुगेदर. ओके, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा कि वो फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है या अदर पैरासिटिक है. इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उन्होंने देखा, उसकी सिमिलैरिटी को भी देखा और उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ग्रुप में डिवाइड किया. रिप्रोडक्शन को भी देखा कि क्या ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो उनको एक साथ ग्रुप किया गया. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी इन्होंने ध्यान में रखा. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है? जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको भी इन्होंने ध्यान में रखा अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. अकॉर्डिंग टू इट दे क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम. तो ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का. प्लांटी ये प्लांट से का है, फंजाई आप देख सकते हैं कि ये जो है एक फंजाई है, और एनिमेलिया दिस इज द इंसेक्ट बिलोंग्स फ्रॉम एनिमेलिया. प्रोटिस्ट में आपका ये पैरामीशियम का डायग्राम गिवन है. प्रोकैरियोट्स में मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सभी आते हैं. सो लेट्स डिस्कस अगेन. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट मींस आपको पता है कि प्रो दैट मींस फर्स्ट एंड कैरियन इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस न्यूक्लियस. ओके, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं था, उनको मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया क्लासिफिकेशन में. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक थे, दैट मींस उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो चुका था, दे ऑल हैव सम सेल बाउंडेड ऑर्गेनेली आल्सो, दे ऑल प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. तो यहाँ आपको दो चीजें याद रखनी है कि मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यानी जिसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, उनको मोनेरा किंगडम में प्लेस किया गया. और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यानी एक सेल वाले, सिंगल सेल वाले, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो चुका था, उनको एक ग्रुप में रखा गया और वो है प्रोटिस्टा. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ कि मोनेरन्स जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे, है ना. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो मोनेरन में, मोनेरा किंगडम में प्लेस किए गए. और जितने भी यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, दे ऑल प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Corellia also. Chlamydomonas, Corellia, Paramecium, Amoeba, इनको भी Kingdom Protista में ही काउंट किया जाता है अब. बट एंशिएंट टाइम में अर्लियर इनको प्लेस किया गया था अल्गी के साथ. अल्गी और प्लांट, इन दोनों में क्या है, तो अल्गी और प्लांट दोनों ही प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कैरी करते हैं. बट नाउ द Chlamydomonas and Corellia, इन दोनों को प्लांट. So let's practice some question. Who proposed 5 kingdom classification? You have 4 options: Robert Hooke, Robert Brown, R.H. Whitaker, Aristotle. The right one answer is R.H. Whitaker. Next question. What was the main criteria for classification by R.H. Whitaker? Cell structure, thallus structure, organization, mode of nutrition, all the above. So answer should be all the above. Next question. Which one of the following is not the basis of 5 kingdom classification? Cell type, body organization, reproduction, reserve food material. The right answer is reserve food material it is. Okay. So our first kingdom is the Monera kingdom. So let's discuss many more things about the Monera. किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेज ऑफ द किंगडम मोनेरा. जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है
माइक्रोब्स के अंदर, तो वो किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस्ड किया गया। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। ये कहीं भी प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं, ये हर जगह इनकी हैबिटेट अवेलेबल है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो स्नो हो या डीप ओशन हो, जहां अदर ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकते गिवन टेम्परेचर में, वहां पर भी ये इजिली ग्रो कर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई एवरीवेयर बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma-shaped vibrium and the spiral spirillum. अब आप देखो कि ये जो बैक्टीरिया है according to their shape they divided into different. Okay, the spherical coccus, जो spherical बैक्टीरिया है, राउंड शेप्ड जो बैक्टीरिया है उनको कोकस कहा गया है, प्लूरल इसका कोकी होता है। द रॉड शेप जो बैक्टीरियम होते हैं, रॉड शेप जैसे रॉड होती है ना स्ट्रेट, वैसे ही जो रॉड शेप बैक्टीरियम हुए उनको बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस नेम है उनका। द कॉमा शेप इज कॉल्ड विब्रियम। कुछ वैसे भी बैक्टीरिया में अवेलेबल है जो कि जैसे कॉमा लगाते हैं ना हम लोग, वैसे कॉमा के शेप के होते हैं, सो दे आर कॉल्ड द विब्रियम। एंड द स्पाइरल स्पिरिलम, जो स्पाइरल के फॉर्म में होते हैं, they are called the spirillum. Some of the bacteria are autotrophic. Auto that means self. Okay, यानी कुछ वैसे भी बैक्टीरिया हैं, they are able to synthesize their own food from inorganic substrate. वो inorganic substrate से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, so they are comes under autotrophic bacteria. They may be photosynthetic, autotrophic और chemosynthetic autotrophic. ओके वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो लाइट एनर्जी की हेल्प से भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं एज प्लांट, जैसे प्लांट करते हैं, है ना। और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी केमिकल्स के हेल्प से भी वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स, that is that they don't synthesize their own food but depend on other organism और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। बहुत सारे यानी ज्यादा अमाउंट में वैसे बैक्टीरिया अवेलेबल है जो कि ऑटोट्रोप ना होकर के हेट्रोट्रोप्स हैं। हेट्रोट्रोप दैट मींस दे ऑल आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड टू द अदर्स, वो दूसरे पे अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए जो है वो डिपेंडेंट है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ओके, सो इस तरह के जो भी बैक्टीरिया होंगे वो तो या तो पैरासाइट होंगे, ये वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड ले सकते हैं, तो स्कैवेंजर्स हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस समथिंग मोर अबाउट इट। द किंगडम मोनेरा अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, द आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. So archaebacteria, we have some example of archaebacteria like that. आप ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। थर्मोफिल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमनली द हीट लवर्स। ये ऐसे बैक्टीरियम होते हैं चाहे कितना भी टेम्परेचर ज्यादा हो ये वहां सर्वाइव कर सकते हैं इजिली, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हीट लवर्स एंड द नेम इज थर्मोफिल्स बैक्टीरियम. The halophils bacterium, they are commonly called the salt lovers. यानी ये कितना भी salt available हो concentrated, they can be easily survive in this condition also. ये deep ocean में भी easily survive कर सकते हैं, so that's why they are halophils. They are also the archaebacteria. Psychrophils, they are called the cold lovers. Psychrophils जो बैक्टीरियम होते हैं वो माइनस टेम्परेचर पर भी, चाहे कितना भी माइनस टेम्परेचर हो, बिलो हो, वो वहां भी सरवाइव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉमनली द कोल्ड लवर्स. एसिडोफिल्स, दे आर द एसिड लवर, इनको एसिड से प्यार होता है, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सिचुएशन में भी इजिली, वैसे भी हैबिटेट्स में इजिली ग्रो कर पाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर एसिडोफिल्स एंड कॉमनली कॉल्ड द एसिड लवर्स. मिथेनोजेंस, दे आर द मीथेन मेकिंग बैक्टीरियम. ओके, एक्चुअली ये जो आपका मिथेनोजेन बैक्टीरियम होता है, स्पेशली ये सभी आपके आर्कियोबैक्टीरिया ही हैं, एंड इट रिड्यूसेस द मिथेनोजेन बैक्टीरियम रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन. ये कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में रिड्यूस करने में काम करता है. ओके, सो
ये जितने भी आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है क्या, तो आर्की का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव हमारे अर्थ पे अवेलेबल थे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब बैक्टीरियम जनरेट होने शुरू हुए तो दे ऑल आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, सो दैट्स व्हाई दे आर grouped under the archaebacteria. These archaebacteria can survive in most harsh habitats also, such as extreme salty area, which is called the halophils, hot springs, that is the thermoacidophils, and marshy area also, which is the methanogens bacterium. Okay, archaebacteria किसी भी तरह के extreme condition में भी survive कर सकते हैं. So why they are surviving in these type of extreme condition? वैसे क्या special फीचर्स है जिसकी वजह से ये अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां सरवाइव नहीं कर सकता वहां ये इजिली अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सरवाइव कर पाते हैं. तो एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. इनकी जो सेल वॉल होती है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है. क्या डिफरेंट होता है इनके सेल वॉल में? एक्चुअली द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ वेरियस पॉलीसैकेराइड्स and glycoconjugate. Okay, glycoconjugate and polysaccharide से दोनों मिल करके इनको काफी रिजिड बनाते हैं, इस सेल वॉल को काफी रिजिड बना देते हैं. The cell wall composed of pseudomurin also. Pseudomurin is a chemical which prevents these archaebacterium from any type of lysozyme. लाइसोजाइम क्या करता है, तो किसी भी सेल को डिग्रेड करने का काम करता है. आपको पता है कि आर्की बैक्टीरियम एज ए पैरासाइट भी अवेलेबल होते हैं. ओके, तो किसी भी तरह का कोई भी लाइसोजाइम भी इनको इजिली डिग्रेड नहीं कर पाता. तो ये जो सेल वॉल की इनके स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन आल्सो. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. ओके, आपने देखा होगा कि जो काउ डंग होती है, जो डंग होती है, उससे गोबर गैस की फॉर्मेशन की जाती है. तो आखिर ये गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो ये जो कैटल्स होते हैं इनके गट में, जितने भी ये रूमिनेंट होते हैं, इनके गट में ये मेथेनोजेम्स बैक्टीरियम अवेलेबल होते हैं, और बाय द डाइजेशन ये कम्स, ये इनके फूड के साथ, ये इनके फूड के साथ जो है मिक्स होते हैं, जिससे कि इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं उसमें भी मीथेन की अमाउंट जो है वो अवेलेबल होती है, ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट में मीथेन जो है वो कंपाउंड अवेलेबल होता है. सो दैट्स व्हाई ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ दीज मीथेन the dung are able to produce the biogas which we are using at our homes also. Eubacteria. What is the meaning of eubacteria? आप पहले से जानते हैं, eu that means true. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum. Okay, तो जो ये eubacteria होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी रिजिड होती है. ओके, और अगर ये मूवेबल है, मोटाइल होंगे, तो इनमें फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है. ओके, स्पाइरलम फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs also. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in legume roots, etc. ये जो यूबैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है. इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है. In cell membrane they have the lipid bilayer and in cell wall they contains the peptidoglycan. Okay, ये peptidoglycan जो है इसकी वजह से ही इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और ये प्रोटेक्टेड होते हैं. ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, होते हैं. मोस्ट एबांडेंट इन नेचर में ये प्रेजेंट है. सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया के ग्रुप से ही आते हैं. इनमें बहुत सारे हैं जो डीकम्पोजर्स है ना. बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो डेट्रिटस को डीकम्पोज करने का काम करते हैं और इस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी है ना. जो भी हमारे गार्बेज होते हैं, जो भी हमारे डेट्रिटस होते हैं, उनको ये डीकम्पोज करके फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में ये सॉइल में मिक्सअप करने का भी काम करते हैं. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. आपको पता ही है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम से ही हम ये जो टेस्टी दही है, यूजफुल दही जो है, कर्ड जो है वो हम खाते हैं, है ना. और ये कर्ड क्या करती है भाई, कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें B12 विटामिन अवेलेबल होता है जो कि आरबीसी को इंक्रीज करने का काम करता है. बहुत सारे फैक्टर है. ओके,
दे हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और आपको पता ही है कि कैसे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दलहन दाल वाले पौधे होते हैं, बीन्स होते हैं, राजमा होते हैं, दालें होती हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में कैसे ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को फिक्स करके इनको फिर प्लांट बॉडी के थ्रू यूज करते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो सबसे पहले ये यूजफुल जो है नाइट्रेट्स और नाइट्राइड में कन्वर्ट करता है। सो आप देख सकते हैं कि यू बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी है। So all bacteriums are not only the useful, okay. Some are pathogens causing damage to human beings, crop, farm, animals and pets also. Cholera, typhoid, tetanus, cephus canker and well-known diseases caused by different bacteria. Okay, आपको पता ही है कि बैक्टीरिया सिर्फ हमारे लिए यूजफुल ही नहीं होते, ये हार्मफुल भी होते हैं। बहुत सारे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सेप्टिक कैंकर है, ये सभी बैक्टीरियम के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं। बैक्टीरिया ग्रो मेनली बाय फ्यूजन। बैक्टीरिया जो है मेनली फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है, यानी स्प्लिटिंग अप होती है एंड देन द सेल डिवाइडेड इनटू मेनी मोर एंड देन वो ग्रोथ कंटिन्यू होते रहती है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं, यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। और इस तरह से अपने डीएनए को एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफर करके इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो सेक्सुअली भी ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। There is some example of eubacteria. Okay, so let's discuss what is the role of these eubacteria. They are pathogenic or not. First one is the E. coli. Escherichia coli is the name of these bacterium. Okay, E. coli is a pathogenic bacterium and it can causes urinary tract infection, diarrhea, and neonatal meningitis also. Pneumonia can caused by this bacterium also. Okay, so definitely जो ये E. coli है वो different type के disease को cause कर रहा है और ये pathogenic है, ये harmful है। अगर सैल्मोनेला टाइफस की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफस रिलेटेड है आपके टाइफॉइड से। ये जो टाइफॉइड फीवर होती है ये इसी बैक्टीरियम की वजह से होती है। सो ये भी एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, सैल्मोनेला टाइफस। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो अल्सर कॉज करता है। सो डेफिनेटली इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। नेसिसेरिया गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरियम है जो कि एसटीडीज कॉज करता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो वीडी होती है, वेरिनल डिजीज होती है इन केस ऑफ फीमेल, जिसमें जेनिटल रीजन में इचिंग हो जाती है, वाटर डिस्चार्ज होने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगते हैं। दे ऑल कॉज बाय द दिस बैक्टीरियम, सो इट इज आल्सो अ पैथोजेन। अगर कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट हार्मफुल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो है वो डेफिनेटली आपके बॉडी नर्व्स को अटैक करता है और डिफिकल्टी कॉज कर सकता है ब्रीदिंग में। अगर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कॉज होगी तो धीरे धीरे ये मसल्स पैरालिसिस को भी कॉज करता है एंड इवन इट कैन cause the death also. So this one is very harmful bacterium, pathogen. Okay, eubacteria it is. Rhizobium, rhizobium को आप देखो कि ये फ्रूटफुल है। ये जो होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होते हैं राइजोबियम। सो इट इज द फ्रूटफुल यूबैक्टीरिया। स्यूडोमोनास पुटिटा जो है जिसको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, इनका क्या फंक्शन है? तो ये मोस्टली स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ pathogenic eubacterium. Mycoplasma, they are the parasitic bacterium. ये parasitic bacterium होते हैं जो living organism के body के अंदर reside करते हैं। The mycoplasma are organism that completely lack a cell wall. इनमें cell wall present नहीं होता। They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल की साइज है, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल साइज इनकी माइकोप्लाज्मा की ही होती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन बी ग्रो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स दे कैन बी सर्वाइव एंड एरोबिकली ऑल्सो। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज को कॉज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पैथोजेनिक बैक्टीरियम ऑल्सो। E. nocardi and E. r. rox,
in 1898 टू फ्रेंच साइंटिस्ट दे आर, ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया इन ऑर्गेनिज्म को। और कहां से डिस्कवर किया, कैसे डिटेक्ट किया? दीज डिस्कवरी टेक्स्ट फ्रॉम द प्लेउरल फ्लूइड्स ऑफ कैटल्स। जो कैटल्स होते हैं, जैसे काउ हुआ, डॉग हुआ, बेफेलो हुआ, ये जो कैटल्स होते हैं, इनके प्लेउरल फ्लूइड से सब time they were suffering from the pneumonia, and these two scientists detected these bacterium from that pleural fluid. What is the pleural fluid? ये pleural fluid क्या है? तो lungs की जो outer covering होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द प्लेयूरा, और इसके बीच में जो फ्लूइड डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड। ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, द फ्लूइड अमाउंट कंटेन्स लार्ज, ये फ्लूइड का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाता है, जिससे कि स्वेलिंग हो आती है। एंड दीज आर प्लियोमॉर्फिक ऑल्सो, और ये जो बैक्टीरियम होते हैं ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ये डिफरेंट शेप एंड साइज में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी change their shape also, sometimes they can be in vibrio, sometimes they can like coccus. Okay, so that's why they are called pplo, pleurio pneumonia like organism। फर्स्ट टाइम इनको प्लेउरल फ्लूइड में डिटेक्ट किया गया था by the two French scientists Nocard and Rox in 1898 में। That's why it's also called the PPLO, Pleuropneumonia like organism। ओके, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये रिसाइड करते हैं। ह्यूमन को भी अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं, प्लांट को भी अफेक्टेड करते हैं। वी विल डिस्कस फर्दर अगेन। These organism was later on given the name Asterococcus mycoids by Borel et al. in 1910। बोरेल एटेल यानी बोरेल और उनके कुछ साथियों ने इस ऑर्गेनिज्म को अगेन एस्टेरोकोकस माइकोइड्स के नाम से भी जाना। ओके, इन 1910 में। Novak in 1929 placed Asterococcus mycoids under the genus Mycoplasma, और ये वो साइंटिस्ट हैं नोवैक जिन्होंने इसको माइकोप्लाज्मा जीनस के अंदर, अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ द स्पीशीज, इट प्लेस्ड अंडर द जीनस माइकोप्लाज्मा। ऑल सच ऑर्गेनिज्म आर नाउ कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। ओके, और इस तरह के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं, प्लूरल फ्लूइड को इंक्रीज करने का काम करते हैं, अफेक्टेड करने का काम करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द ऑर्गेनिज्म और जीनस माइकोप्लाज्मा। एंड नाउ इट इज कॉल्ड MLOs, molecule-like organism. Another name of this PPLO is now MLO, molecule-like organism. नीट में एक क्वेश्चन भी आता है, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज PPLO। Mycoplasma infect animals, example dog, sheep, mice and man also. It can affect the plant like potato, corn, brinjal, different type of vegetables and fruits को भी affect करते हैं। They are generally found in soil, ये soil में present होते हैं, sewage water में होते हैं, plants and animals में होते हैं। और जब हम इन चीजों को इंटेक्ट करते हैं, सपोज करो कि वैसे प्लांट प्रोडक्ट हमने इंटेक्ट किया, या वैसे एनिमल्स के टच में आए, हम एनिमल प्रोडक्ट हमने इंटेक्ट किया, so we can affected by these PPLO or melos also. These are unicellular, simplest, free living prokaryotes. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्म आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। ये हमेशा आपको रिमेंबर रखना है कि माइकोप्लाज्म जो है ये पैरासिटिक बैक्टीरियम होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, वन सेल स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड दे डोंट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैन अज्यूम शेप लाइक स्फेरिकल, ग्रैनुलर, फिलामेंटस, cocoid, etc. So that's why they called as pleomorphic. Okay, that's why the name is pleomorphic also, because they can change their different type of shapes also. Colonies of mycoplasma show a characteristic fridge egg appearance with an epoch central area and translucent peripheral zone। जो colonies होती है, बैक्टीरिया ऑलवेज colonies में ग्रो करते हैं, तो इनकी जो colonies होती है वो आपको ऐसा लगे जैसा कि एग जो है वो फ्रिज हो गया हो, है ना? तो वैसी अपीयरेंस इनकी कॉलोनीज की होती है। ये ओपैक होते हैं, सेंट्रल एरिया जो होता है इनका ये ओपैक होगा, एंड ट्रांसल्यूशेंट होते हैं, जो पेरिफेरल जोन होगी इनकी वो ट्रांसल्यूशेंट होती है। सो दिस ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा, दिस ऑल अबाउट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ mycoplasma। The protoplasmic matrix contain ribosome, that is the 70S type ribosome। Okay, what is the S? S is the unit of Smedberg।
ओके जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, सो देन वी विल स्टडी ऑल अबाउट दिस। जो इनका प्रोटोप्लाज्म होता है, जो इनमें मैट्रिक्स अवेलेबल होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, उनमें राइबोसोम होता है जो कि 70s टाइप का होता है, 80s एंड 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। एंड इन दिस केस, इन दिस बैक्टीरिया, इन माइकोप्लाज्मा, 70s type of ribosome present. Fatty substance and protein also available or present in the protoplasmic matrix of mycoplasma. Organized nucleus, endoplasmic reticulum, plastid, mitochondria, Golgi bodies, lysosome, centriole, flagella, etc. are absent. Because why they all are absent? क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि they are the prokaryotic organism. Okay, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर बाइंडेड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, एज वेल एज अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई they don't have the endoplasmic reticulum, plastid, mitochondria, Golgi body, lysosome, centriole, flagella, etc. Okay, mycoplasma has both RNA and DNA also. RNA is single stranded, present in both ribosome and साइटोप्लाज्म. आरएनए जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, वो राइबोसोम में होगा और साइटोप्लाज्म में भी अवेलेबल होता है. एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. ये एक पिकुलियर फीचर हो गया, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको रिमेंबर रखना है कि माइकोप्लाज्मा वो पैरासिटिक बैक्टीरिया में वो बैक्टीरियम जिसमें आरएनए भी होगा और डीएनए भी होगा. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और डीएनए जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा. लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेल, और थ्रू आउट द सेल जो है एक्सटेंडिंग होते हैं लॉन्ग कॉइल्ड लाइक थ्रेड जो होते हैं, जो कि आपके स्ट्रैंड्स ही होते हैं डीएनए और आरएनए के, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर द सेल. So let's practice some question. Mainly comprises of the kingdom Monera dash. Okay, क्या फिल करोगे इसमें? कौन सा वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मेनली जो है वो आपके मोनेरा किंगडम में काउंट होता है? दैट इज द बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. किंगडम मोनेरा इज क्लासिफाइड इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, Ascomyceti and Basidomyces, Archaebacteria and Basidomyces, Basidomyceti and Eubacteria. Which one is the right? Archaebacteria and Eubacteria. We have already discussed all about this. Next question. Mycoplasma are organism that completely lack a. What it is? क्या है जो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता बिल्कुल? वो है सेल वॉल आपका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट with the reference to the Monera. All are autotrophic prokaryotes. All are chemoheterotropic, unicellular, colonial or filamentous organism. Prokaryotes with 70s ribosome and histonic DNA also. Which one is the right answer? Third one, unicellular it is, colonial or filamentous organism. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्कीबैक्टीरिया डू नॉट शो. इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो आर्कीबैक्टीरिया में अवेलेबल नहीं होती? पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, इंट्रॉन्स इन डीएनए, ब्रांच चेन लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोमल प्रोटीन विथ हाईली एसिडिक नेचर. सो पेप्टिडोग्लाइकोन इन सेल वॉल एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया. Protist. The another kingdom is the protist. This kingdom is also called as the hot pot kingdom. Another name it has also. Why it is called the hot pot kingdom? Because the kingdom Protista is composed of eukaryotes that are not animals, plants or fungi, and yet similar to these in a few features. Okay, यानी इस प्रोटिस्टा किंगडम में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि यूकैरियोटिक थे. ओके, और ये प्लांट से भी बिलोंग करते थे और एनिमल से भी, यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो दोनों से ही मिलते जुलते थे. दे आर द मीडिएटर ऑफ द प्लांट एज वेल एज द animals. That why it is also considered as a miscellaneous category, and sometimes it also called as dumping ground of the kingdom, or you can say the dumping ground kingdom also. That's why it's written here the hodgepodge kingdom. Okay, Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. The kingdom forms a link with the other dealings with plants, animals and fungi also. So ये जो kingdom Protista है, ये जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे, सो उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में असाइन किया गया.
मेंबर्स जो थे प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली सभी एक्वेटिक ही ऑर्गेनिज्म है, यानी मे बी ये फ्रेश वाटर में होंगे और सी वाटर में भी अवेलेबल है. दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर्स, और इनको एक कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है. ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट के भी, एनिमल के भी और फंजाई के भी. सो व्हाई द टर्म दीज आर द कनेक्टिंग लिंक ऑफ द plants, animals and fungi also. Actually, scientists speculate that protists form a link between plants, animals and fungi, as these three kingdoms delivered from a common protist-like ancestor billions of years ago. Okay, एक्चुअली बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है ऐसा बताया जाता है कि ये जो तीनों ही किंगडम है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इनके एंसेस्टर जो है वो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेटेड है. दो दिस प्रोसेस लाइक एंसेस्टर इज अ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म, हालांकि इसकी कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो कि कनेक्टिंग लिंक रहा हो प्लांट, एनिमल एंड फंजाई का, और वो डेफिनेटली प्रोटिस्ट किंगडम से बिलोंग करता हो. We can trace some genes found in the modern animal and plant to these ancient organism. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ वैसे जीन्स जो फाउंड हुए हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, जो कि प्रोटिस्ट, जैसे अगर आप सपोज करो कि ऑल प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है ना, तो ये भी फीचर्स है कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनमें भी इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं, बट they all are the hypothetical only. We don't have any evidence about this. Therefore, these organisms are traditionally considered the first eukaryotic forms of life and the predecessors of plant, animals and fungi. That's why sometimes it's considered as it forms a link with the other dealings with plant, animals and fungi. यानी प्रोटिस्ट किंगडम को ऐसा माना गया है कि ये एक लिंक है प्लांट किंगडम का, एनिमल और फंजाई का, क्योंकि इन तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बताया जाता है कि प्रोटिस्ट के एंसेस्टर रहे होंगे जिनसे ये मिलता जुलता है. बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस रिलेटेड दिस टर्म, बट हाइपोथेटिकली इट इज ट्रू. Being eukaryotes, the protestian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. आपको पता है कि जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होती है. ट्रू न्यूक्लियस दे ऑल हैव, सेम एज प्रोटिस्टियन आल्सो हैव द ट्रू न्यूक्लियस and well-defined other cell organelles also. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. प्रोटिस्टेंस जो है वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इनमें, और ये जो प्रोसेस होती है वो सेल फ्यूजन के थ्रू होती है. व्हाट इज द सेल फ्यूजन? एक्चुअली टू सेल फ्यूज एंड देयर न्यूक्लियाई, देयर क्रोमोसोम and usually the cytoplasm combine to form a new zygote. This is the process of syngamy or fertilization, so it is considered as sexual reproduction. So by this protists reproduce their offspring. The kingdom Protista subdivide again into 5 different subgroups. First one is chrysophytes, second one is dinoflagellates, third one is protozoan, fourth is slime molds, and fifth one is euglenoids. So now we are going to discuss each and every topic one by one. Chrysophytes. This group includes diatoms and golden algae, which is commonly called the desmid. Okay, मैं यहाँ आपको बता दूं कि diatoms and golden algae जो है ये दोनों ही प्रोटिस्टियन है ना, बट इनमें कुछ peculiar difference है. What is the difference? The cell wall of the diatoms made by the silica, वही सिलिका जिससे कि ग्लास बनता है. कि जो कांच की ग्लास होती है वो सिलिका की बनी होती है, सेम सिलिका इनके सेल वॉल को भी बनाता है. गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स जो होते हैं, डेस्मिड्स जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है सेम मेड एज प्लांट. इनकी सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जैसे कि नॉर्मली प्लांट की सेल वॉल बनी होती है. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट. ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में भी ये इजिली अवेलेबल होते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, दैट इज प्लैंकटन. ओके, ये माइक्रोस्कोपिक है तो वी कांट एबल टू सी विद आवर नेकेड आईज. इनको ऐसे हम नहीं देख सकते हैं, बहुत ही ये टाइनी होते हैं और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स के थ्रू.
That's why they called as plankton. That means passively float means they can't swim against the water current. Okay, they can't swim against the water current. That's why they call the plankton. Most of them are photosynthetic. और जितने भी क्राइजोफाइट्स होते हैं मोस्टली इनमें फोटोसिंथेटिक होते हैं. They are able to synthesize their food by the help of the sunlight. Okay, for example, Triceratium pinnacularia, this is the cryophytes example. Dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. Dinoflagellates जो होते हैं वो mostly sea water में available होते हैं और photosynthetic होते हैं. That means they are able to synthesize their food by the help of the light. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cell. और ये वैसे कलर के दिखाई देंगे जिस तरह के पिगमेंट इनके सेल में अवेलेबल होगी. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. और इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी होती है आउटर सरफेस पे. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. Mostly all the dinoflagellates have flagella, but mostly they all have the two flagella. Very often red dinoflagellates, ज्यादातर जो है वो red dinoflagellates ही देखे जाते हैं. Example, Gonalaxy, it is an example, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Okay, और इनके ही मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो सी होता है वो रेड अपीयर होता है जब वो टाइड्स क्रिएट होती है वहां. टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस आल्सो. और अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगे, अवेलेबल हो जाए, तो इनकी जो टॉक्सिन रिलीज होती है इट इज हार्मफुल फॉर द अदर मरीन ऑर्गेनिज्म लाइक दैट फिशेस आल्सो. Euglenoids. Euglenoids are unicellular protist eukaryotic organism. It is they are found in stagnant water. Euglena जो है वो एक unicellular eukaryotic organism होता है और ये mostly stagnant water में पाया जाता है. यानी वैसा water जो कि moving ना हो, रुका हुआ जो पानी होता है वहां ये पाया जाता है. Instead of a cell wall, they have a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible. और इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होता है एंड दे हैव अ प्रोटीन रिच कवरिंग ऑन देयर सेल विच इज कॉल्ड द पेलिकल. और ये जो प्रोटीन की लेयर होती है उसको पेलिकल कहते हैं और इसी की प्रेजेंस की वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ. And they behave like heterotrophic also, or sometimes they behave like heterotroph. That means they get the food by other organism when deprived of sunlight. कब ये heterotroph जैसा behave करते हैं? जब sunlight available नहीं होता है, that time they can't be able to produce synthesize their food, so that time they behave like a heterotrophs and predating on other smaller organism. और जो भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये इनगल्फ करते हैं, उनको ये अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं. द क्लोरोप्लास्ट आर नोन टू कॉन्टेन पैरानॉइड. इनमें जो क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है वो पैरानॉइड कहा जाता है विच आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पारामाइलोन. और ये जो पैरानॉइड्स है ये पारामेलोन के सिंथेसिस करता है. दिस पैरामेलोन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च एनर्जी स्टोरेज. अब जब ये ऑटोट्रॉप के फॉर्म में बिहेव कर रहा है तो यही पैरामेलोन एज अ स्टार्च, जैसे प्लांट में ग्लूकोज जो है वो एज अ स्टार्च स्टोर होता है, एज अ फूड स्टोर होता है, सेम एज यूग्लिना में जो पैरामेलोन है ये एक स्टार्च एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. एंड इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट डिप्रिवेशन. और जब लाइट नहीं होता है, जब लाइट अवेलेबल नहीं होता है तो दैट टाइम ये जो स्टोर फूड है ये इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में. ऑल यूग्लिना पोजेस टू फ्लैजिला रूटेड इन बेसल बॉडी. आप ये देख रहे हो यूग्लिना का स्ट्रक्चर, तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यही है इसका फ्लैजिला. ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है. ओके, और किसी भी स्ट्रेटम से ये स्टिक होने में, चिपकने में भी हेल्प करता है. लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. ये इसको एक डायरेक्शन देने में भी हेल्प करता है. फ्लैजिला मोस्टली ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ये इजी टू मूव करता है. ये फ्लैजिला जो है वो टू होते हैं मोस्टली. और ये बेसल बॉडी, ये जो इसका पार्ट होता है ये बेसल बॉडी कही जाती है और यही ये बेसल बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं. ओके,
यूग्लिना कैन बी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर सर्टेन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म इसको भी एज अ फूड इनटेक करते हैं। ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सो इटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो, एंड डीकम्पोजर भी है हेट्रोट्रोप्स के फॉर्म में। और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करने का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी ब्रेक डाउन करता है उनके स्मॉलर पार्ट्स में। यूग्लिना इज अ यूकैरियोटिक unicellular organism. It contains the major organelles found in more complex life. और यूग्लिना जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो बहुत सारे सेल कंपोनेंट जो कि एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन यूग्लिना ऑल्सो। यूग्लिना रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और यूग्लिना जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, यूनिपेरेंटल होता है, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो ऑल phenomena or all function done by the cell only. तो it divides longitudinally, ये जो यूग्लिना की बॉडी है ये longitudinally divide होती है, then the one parent यूग्लिना became two daughter यूग्लिना। ओके, सेम एज लाइक जैसे अमीबा में एक पेरेंट सेल जो होता है डिवाइड होकर के टू बनाता है, सेम एज यूग्लिना भी जो है वो आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यूग्लिना लिव इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर हैबिटेट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। यूग्लिना जो है वो फ्रेश वाटर में होता है, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश दैट मीन्स जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, किनारे किनारे का जो वाटर होता है, ब्रैकिश जो डीपेस्ट जो नियर बाई द बैंक होता है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की डिपोजिशन ज्यादा होती है, यूग्लिना प्रेजेंट देयर। ओके, देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। आप देख रहे हो कि यूग्लिना जो कि एक प्रोटिस्ट है, ये डिफरेंट प्रोटिस्ट से किस तरह से अलग है। Slime mold. Slime molds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves engulfed inorganic material. Example, Plasmodium. Slime molds जो है वो आपका saprophytic protist होता है। ये सिर्फ इतना ही important नहीं है इसके लिए, near about more than 900 species of slime mold occur globally. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये स्लाइम मोल्ड का, तो मोर देन नियर अबाउट 900 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। देयर कॉमन नेम रेफर्स टू पार्ट ऑफ सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल वेयर दे कैन अपीयर एज जिलेटिनस और स्लाइम। इनका नेम ये जो है कॉमन नेम है स्लाइम, क्यों? क्योंकि मोस्टली ये जिलेटिनस जेल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं अपने लाइफ साइकिल में, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द slime mold. This is mostly seen with the Maxogastria, which are the only microscopic slime mold. और ये जो Maxogastria है ये microscopic slime mold होता है। Most slime molds are smaller than a few centimeter. इनकी साइज जो होती है वो बहुत ही कम होती है, few centimeter होती है, बट कुछ वैसे भी हैं जिनकी साइज जो है वो बड़ी होती है। It can be several square meter also, and the mass of the slime mold can be 20 kilogram maybe. Okay, many slime molds, the cellular slime mold, do not spend most of their lifetime in this state. और इस स्टेट में ये ज्यादातर सरवाइव नहीं करते। When food is abundant, पहले तो ये फ्री यूनिसेलुलर सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में होते हैं। अगर फूड अबांडेंट है, फूड ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, सो दैट टाइम दे आर फ्री लिविंग, है ना, यानी ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट व्हेन फूड इज not available properly, the supply of food is shorter, many of these single celled organism unite together, और ये एक साथ aggregate हो जाते हैं, congregate हो जाते हैं, and start moving as a सिंगल ऑर्गेनिज्म, और एक साथ ये अटैच्ड होकर के एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मूव करना शुरू कर देते हैं। इन दिस स्टेट दे आर सेंसिटिव टू द एयरबोर्न केमिकल्स, और इस सिचुएशन में जबकि फूड अवेलेबल नहीं है तो जो एयरबोर्न केमिकल होते हैं उनके प्रति ये काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, एंड कैन डिटेक्ट फूड सोर्सेस, और इसके थ्रू ये फूड सोर्सेस को इजिली डिटेक्ट कर पाते हैं, that time they can change easily the shape and the function of their parts and may form stalks and produce fruiting bodies. ओके, और इस तरह से वो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो इनटेक कर सकते हैं। दे फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये माइक्रोब्स को भी फीड करते हैं। दैट दे लिव इन एनी टाइप ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। आप किसी भी तरह के ये प्लांट बॉडी में, मल्च मटेरियल में, यानी जहां
पेड़ पौधे के पत्ते गिरे हुए हैं, है ना, गार्डन एरिया में, तो जब वो मल्च हो जाते हैं, यानी सॉइल में मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर, लकड़ियों के गट्ठे के ऊपर, इनको आप देख सकते हैं। ओके, फॉर दिस रीजन स्लाइम मोल्ड्स आर यूजुअली फाउंड इन सॉइल, lawns and on the forest floor. Commonly they are inflorescence, present on the inflorescence and on fruit also, and in aerial situation they also found in the canopy of the trees. Okay, तो जब भी abundant food available नहीं होगा तो aggregates हो जाते हैं, congregates हो जाते हैं एक single organism के form में, और जहां कहीं भी light या कोई भी वैसा organic chemical जो कि इनको स्टिमुलस दिया कि हाँ वहां पर कोई ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, तो वो वहां मूव करते हैं और फिर वो माइक्रोब्स हो या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको ये इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो इस वजह से, क्योंकि ये सड़ी गली चीजों पे ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स को डेड डिके करते हैं और उनको एज अ फूड भी लेते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ओके, और आपको ये मैं बता दूं कि अर्बन एरिया जो है वहां भी ये अवेलेबल होते हैं, जो भी आपका ड्रेनेज पार्ट होता है, तो वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर अगर जाके रुका हुआ है तो वहां भी ये स्लाइम मोल्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज, इन आर हाउसेज ऑल्सो, इन आर होम ऑल्सो। जैसे एसी होता है हमारे घर में, एयर कंडीशन होते हैं, तो स्पेशली अगर जो ड्रेन जो है, ड्रेन का एरिया जो है वो ब्लॉक हो गया, वाटर ब्लॉक हो गया है ना, ड्रेन से पानी नहीं निकल रहा है डस्ट पार्टिकल से, तो वहां पर भी ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस ऑल अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। All protozoans are heterotrophs and live as predator or parasite. They are believed to be primitive relative of animal. There are four major group of protozoans. Protozoans को बताया गया है कि जितने भी animals हैं, अगर इनकी ancestral history देखी जाए evolutionary, तो कहीं ना कहीं ये protozoan से belong करते हैं. First of all, the scientist Goldfuss in 1880 he introduced that the protozoan was a class within the Animalia. उन्होंने primitive classification में प्रोटोजोआ को एनिमेलिया के क्लास में रखा था। बाद में in 19th and 20th century ये यूनिवर्सल नहीं हुआ, क्योंकि जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की देखी गई तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी थे, एनिमल्स जो भी थे मल्टी सेलुलर, वो प्रोटोजोन से कहीं भी उनकी जो है कहीं भी वैसी लिंकिंग दिखाई नहीं दे रही थी। सो इसको जो है एज अ सेपरेट ग्रुप प्रोटिस्ट में डाला गया, इन सारे प्रोटोजोन्स को। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोप्स। ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, दे फीड ऑन द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी आल्सो, और दे कैन रिसाइड एज अ पैरासाइट इनसाइड आवर बॉडी। तो प्रोटोजोन्स जो भी हैं आपके, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन। फर्स्ट वन इज एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो प्रोटोजोन्स है इनके स्ट्रक्चर जो है वो अमीबा से रिलेट करती है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, falcid, as in amoeba. Some of them, such as ant amoeba, are parasitic. Okay, तो ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो सेम एज अमीबा की तरह ही स्यूडोपोड, फॉल्स फीट की फॉर्मेशन करते हैं और अपने फूड को कैप्चर करते हैं. इट आल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन आल्सो. वी हैव वन एग्जांपल लाइक दैट एंट अमीबा, जो कि आपका एक पैरासाइट होता है इनसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में, ये पाया जाता है और ये डिजीज कॉज करता है. दैट डिजीज इज एमेबियासिस. इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होने शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया होता है, यानी कि सेमी फॉर्म जो आपका लिक्विड स्टूल होता है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंट जो है वो रिलीज होने लगता है 2, 3, 4 टाइम्स इन अ डे. फैटिक फील करोगे आप, एक्सेसिव गैस बनने लगती है हमारे स्टमक के अंदर, रेक्टल पेन होता है व्हेनेवर द स्टूल स्टार्ट टू मूव आउट. सो दीज आर द एमेबॉइड प्रोटोजोन्स. ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और ये सी वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी होता है, मॉइस्ट सॉइल और स्टेगनेंट वाटर में भी ये पाए जाते हैं. Second one is flagellated protozoan. The member of this group are either free living or parasitic. Flagellated protozoans है वो free living भी है और parasitic भी है. They all have the flagella. The parasitic form cause disease such as sleeping sickness. और ये जो flagellated protozoans है, Trypanosoma gumbens इसकी एक good example है. तो ये sleeping sickness disease को cause करता है. क्या होता है sleeping sickness में? Why the name is sleeping sickness? तो ये जो आपका स्लीपिंग अवेक की टाइमिंग जो होती है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है. नॉट ओनली दिस,
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आप रेगुलर कंटिन्यूअस आप स्लीप नहीं करते हो, अच्छी नींद नहीं लेते हो, तो इट कैन कॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अदर डिफेक्ट्स ऑल्सो. सो डे टाइम में भी आपको हमेशा फैटिक फील होगा, यू फील sleepy like that. So these all about the trypanosoma gumbens, which belongs from the group of flagellated protozoans. So these are some diagrammatic representation of these two type of protozoans. तो ये आपका ciliated protozoan है जो कि paramecium, ये स्लीपर से दिखाई दे रहा है आपको. ये जो hair like structure है, these all are the cilia. So that's why it's called as the ciliated protozoan. ये जो cilia है ये water current के through फूड को भी मूव करा करके, और ये देखिए ये आपका ये फैगोसाइटोस का काम करता है, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. सो नेक्स्ट दिस वन इज द यूग्लिना, और आपको पता ही है कि ये जो फ्लैजिला है ये एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ये इनके बैलेंसिंग ऑर्गन भी होती है, डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करते हैं इसके थ्रू. सो दीज आर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन. एंड ये आप शेप से ही देख रहे हो कि ये जो स्यूडोपोड्स है, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर द स्यूडोपोड्स. ओके, तो ये एमेबॉइड प्रोटोजोअन का एक आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. The third type of protozoan is ciliated protozoan. Ciliated protozoan, these are aquatic, actively moving organisms because of the presence of the thousands of cilia on its body. They have a cavity which is called the gullet that opens to the outside of the cell surface. अभी अभी आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में पैरामीशियम का डायग्राम देखा जो कि एक स्लीपर से ऑर्गेनिज्म होता है. इनके बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सिलिया अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड इट हेल्प्स इन द मूविंग ऑफ द organism. It helps in the engulfing of the food particles. और इनके जो posterior end होता है उस पर इन सेलिया का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, larger than the other parts. So it is called as the caudal tuft. और ये कैडुअल टफ्ट की फॉर्मेशन करते हैं जो कि सब स्ट्रेटम से स्टिक होने में भी, चिपकने में भी इनकी हेल्प करते हैं, और एज अ डिफेंडिंग आर्टिकल भी ये इनके लिए हेल्पफुल होता है. सो वी हैव वन एग्जांपल दैट इज द पैरामीशियम. और मोस्टली अबांडेंट जो ऑर्गेनिज्म है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में वो पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम एरोलियम, ये दो स्पीशीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है हमारे वाटर सरफेस पे. ओके, next is the sporozoans. This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is the plasmodium, that is the malarial parasite, which causes malaria, which has a staggering effect on human population. And we have one example, the plasmodium. Plasmodium having different species, falciparum, like that. Okay, so plasmodium जो है sporozoans protozoan का एक good example है. और ये जो होते हैं स्पोर्स लाइक स्टेज होती है, ये दो साइकिल इनकी क्रिएट होती है ना, यानी इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट नहीं होती. दे नीड टू ऑर्गेनिज्म, दे नीड टू होस्ट. द प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिल्स. फीमेल एनोफिल्स जो मॉस्किटो होती है वो प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम के लिए, जिसमें ये प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोटोजोअन है, वो अपना सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल फेज को जो एनोफिल्स की गट होती है उसमें ये कंप्लीट करता है. ओके, और जो ह्यूमन होता है वो उसका सेकेंडरी होस्ट होता है, और उसमें वो ब्लड सेल्स में, लीवर सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर अपने एसेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करता है. मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दैट नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू होस्ट, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. लाइक जैसे कि मॉस्किटो है जो वो इनवर्टिब्रेट हो गया, ह्यूमन जो है वो वर्टिब्रेट हो गया, बट ऑल्सो अल्टरनेट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस. और आप देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्टेजेस को कंप्लीट करती है, और ये स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स में काउंट होते हैं, और इनकी बहुत डिफरेंट टाइप की वैरायटीज जो है वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. So let's practice some question. Question number 1. Single cell eukaryotes are placed under which kingdom? You have 4 options: fungi, monera, protista and plantae. The protista is the right answer for this question. Next question. Sexual reproduction in protist is by dash and dash. Cell fusion and zygote formation, fission and zygote formation, cell fusion and meiosis, zygote formation and meiosis. The right answer is the cell fusion and zygote formation it is. Given an example for chrysophytes: Euglena, Paramecium, Hydra and Pinularia. Which is the Pinularia is the right answer for this question. Red tides are formed by dinoflagellates, chrysophytes, slime molds, protozoans. Dinoflagellate is the right answer for this question. The last question: are freshwater organisms found in stagnant water?
You have four options: dinoflagellate, euglenoids, protozoans, slime molds. Euglenoids is the freshwater organism found in stagnant water. Next question: name a saprophytic protist. Slime mold, dinoflagellate, euglenoids, protozoans. Slime molds is the right answer for this question. Is an example of predator parasite. Slime mold, dinoflagellate, euglenoid and protozoans. Protozoans is the example of predator parasite. सो होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप इजीली समझ पाए होंगे. सो इफ यू हैव एनी डाउट, join our doubt session, write the feedback of the classes. Okay, thank you.